नमस्कार साथियों। एक समाज की आम बुराई है जिसका नाम है दहेज। ये जो दहेज शब्द है ये अरबी के जहेज शब्द से आया हुआ है, जिसका मतलब हुआ करता था विवाहिता स्त्री जो है, मतलब जो मैरिड वुमन है जिसकी शादी हुई है, उसको दिए जाने वाली धन संपत्ति से। भारत में जब हम इंडियन लॉज में जाते हैं, हिंदू विधि में जाते हैं, तो वहाँ हमको स्त्री धन जैसा शब्द मिलता है, वहाँ दहेज जैसा शब्द नहीं मिलता। अब ये स्त्री धन है क्या? तो स्त्री धन है स्त्री को उपहार में दिए जाने वाला धन। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊं कि अगर कोई महिला विवाह के बाद अपने घर जाती है और वो महिला सामान्य परिवार से है, तो उसके पास कुछ कपड़े होंगे जो पहले से वो उपयोग में लेकर आ रही है। उसके पास कम से कम एक मोबाइल फ़ोन होगा। वो अगर कॉलेज आती जाती है और पिताजी ने उसके लिए स्कूटी खरीद दी है तो उसके पास वो स्कूटी होगी। अगर उसके नाम पर किसी तरह की बचत की जा रही है तो उसका बचत खाता होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो लड़की अपने पिता के घर पर उपयोग में लेकर आ रही थी। अब विवाह के बाद जब ये ससुराल जाएगी तो वो सारा सामान क्या अपने घर पर छोड़कर जाएगी, और घर पर छोड़कर जाएगी तो उन सामान का होगा क्या? तो साधारण सा नियम ये था कि विवाह के बाद जब लड़की अपने पिता के घर से ससुराल जा रही हो तो अपनी सारी धन संपत्ति अपने साथ लेकर जाएगी। धन संपत्ति मतलब जो भी चीज़ें उपयोग में लेकर आ रही थी। और किसके लिए लेकर जाएगी? स्वयं के उपयोग के लिए वो लेकर जाएगी। इसे स्त्री धन कहा जाता था, और स्त्री धन का उपयोग स्त्री ही करती थी, उसके ससुराल वालों के लिए वो नहीं था। इसके अलावा आता है उपहार। उपहार क्या होता है? एक पक्ष दूसरे पक्ष को जो अपनी स्वेच्छा से चीजें उपहार भेंट में देते हैं, ये होता है उपहार। प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम यहाँ हुई कि जैसे मान लो कि एक घर में एक आदमी रहता है, उसके यहाँ पर में शादी हुई और उसकी जो पत्नी आई वो अपने साथ में बहुत कुछ लेकर आई, और मान लो वो समृद्ध परिवार से है और उसके पिता ने पहले ही उसके लिए कार खरीद रखा था, तो वो लड़की अपने साथ कार भी लेकर आई। समस्या वहां हुई जहां उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने, जिस लड़की से विवाह उसे करना है, वो कह रहा है मुझे भी कार चाहिए। यहां प्रॉब्लम हो गई और यहां दहेज रूपी प्रथा एक कुप्रथा के नाम से प्रचलित हो गई। इससे सामाजिक क्या परेशानियां खड़ी हुई? सामाजिक परेशानियां ये खड़ी हुई कि लड़कियों को बोझ समझा जाने लगा। सामाजिक परेशानी ये खड़ी हुई कि लड़की का पिता लड़की की पढ़ाई में खर्च करने से बेहतर उसके लिए पैसे जमा करना समझता है। उसका कारण है कि विवाह के समय उसे बहुत कुछ देना पड़ेगा। और ये एक ऐसी कुप्रथा है जिससे बहुत तरह की सामाजिक बुराइयां और कुरीतियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें से एक है कन्या भ्रूण हत्या, जिसमें से दूसरा है लड़कियों का कम उम्र में विवाह कर दिया जाना, जिसमें से तीसरा है दहेज हिंसा या दहेज मृत्यु, जिसमें से चौथा है घरेलू हिंसा। ऐसी अंतहीन लिस्ट निकाली जा सकती है जिसका स्रोत दहेज रूपी कुप्रथा है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि दहेज कानून क्या है, दहेज का कानून कब आया, और दूसरी एक बात ये कि किसी को अगर झूठे दहेज के मामले में फंसाया जा रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए। हम दोनों ही पक्षों के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे, तो जुड़े रहिए लास्ट तक और काम की बातों को नोट भी करते जाइए। तो 1961 में एक कानून आया है जिसका नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इसके अनुसार विवाह के लिए, विवाह के पहले या बाद में या विवाह के समय कोई संपत्ति या मूल्यवान वस्तु जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को या किसी भी पक्ष के माता पिता द्वारा किसी अन्य पक्ष के माता पिता को दी जाए और ऐसी मांग की गई है कि वो दी जानी चाहिए, तो ऐसी मांग के द्वारा दी जाने वाली संपत्ति ही दहेज कहलाती है। या ऐसा कोई उपहार जो विवाह करने के एवज में यानी कंसीडरेशन के रूप में नहीं दिया जाता, वो दहेज नहीं होता है। नवविवाहिता वधू को स्त्री धन के रूप में दिया गया उपहार दहेज की परिभाषा में नहीं आता है, जैसा कि मैंने आपको बहुत डिटेल में भी समझाया। अब बता दूं ये अपराध क्या है। तो दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है। ध्यान देने की बात यह है कि अगर साबित हो जाए तो दहेज देने वाला भी कानून की नज़र में अपराधी ठहराया जा सकता है। दहेज लेने या देने वाले को 5 साल तक की कैद हो सकती है और कम से कम 15,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। और अगर दहेज की रकम ज़्यादा है तो जुर्माना उसके हिसाब से तय किया जाता है। आपको ये भी बता दूं कि दहेज लेना और देना ही नहीं बल्कि सिर्फ मांग करना भी अपराध है, जिसमें मांगने वाले व्यक्ति को कम से कम 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग शादी के रिश्ते के लिए अखबारों में विज्ञापन देते हैं कि लड़के के गुण इतने हैं, आमदनी इतनी है, साथ साथ वो दहेज की मांग भी कर देते हैं। लड़की वाले भी कभी कभी ढोल पिटवाते हैं, अखबारों में समाचार देते हैं कि फला फला लड़की से शादी करने वाले को दहेज में इतनी रकम या ये जायदाद मिलेगी। ये दोनों ही तरीके कानूनी अपराध में आते हैं। कम से कम 6 महीने की सज़ा हो सकती है, अधिकतम 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। फिर कई बार आपने देखा होगा कि विवाह के समय
जब विवाह में पार्टी हो रही होती है तो बाहर एक टेबल लगाकर कोई व्यक्ति उपहार या व्यवहार ले रहा होता है, नामों की सूची बनाई जा रही होती है। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि नामों की सूची इसीलिए बनाई जा रही है कि बाद में जब उनके घर में शादी होगी तो बदला निकाला जाएगा कि उन्होंने 51 रुपए दिए थे तो हम भी 21 रुपए देंगे या 51 रुपए देंगे। नहीं, वो लिस्ट इस काम के लिए नहीं बनाई जाती है। ना ही वो लिस्ट इस काम के लिए बनाई जाती है कि कौन से व्यक्ति ने क्या उपहार में दिया है बाद में चेक किया जा सके। इसका कुछ और ही कारण है। इसके दो तरह से उपयोग हैं। पहला, विवाह के समय मिले उपहारों की लिखित सूची बनाना कानूनी आवश्यक है। वधु को दिए गए उपहारों की सूची वधु को रखनी चाहिए और वर को दिए गए उपहारों की सूची वर को रखनी चाहिए। इस सूची में प्रत्येक उपहार का संक्षेप विवरण होना चाहिए, लगभग कितनी कीमत का उपहार है, उपहार देने वाला कौन है, और इस सूची पर वर और वधु दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। वर वधु चाहें तो विवाह के समय उपस्थित रिश्तेदार या दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर भी सूची पर करवा सकते हैं। साथ ही अगर ऐसे उपहार की सूची को विवाह के बाद नोटराइज करवा लिया जाए तो भी बेहतर है। तो प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व होगी? दो जगह। पहली बात तो ये कि अगर मान लेते हैं आप लोक सेवक हैं और आपके खिलाफ कभी इनकम टैक्स या किसी सरकारी विभाग से कोई कार्यवाही होती है तो आप बता सकेंगे कि ये चीज़ें आपको उपहार में मिली हैं और ये उपहार आपकी कमाई से नहीं आया है, या ये चीज़ें जो हैं ये भ्रष्टाचार का परिणाम नहीं है। एक उपयोग तो ये हुआ। दूसरा उपयोग, अगर दहेज का मामला चलता है कि आपको दहेज में ये सामान दिया गया था तो उपहार की वो सूची दिखाई जा सकेगी कि उपहार में ये सामान मिले हैं, ये दहेज में नहीं मांगा गया है। तो ये दो जगह ये चीजें काम में आ सकती हैं, इसे ध्यान में रखना होगा। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि दहेज लेना, दहेज मांगना अपराध है, कितनी सजा हो सकती है, इस बारे में मैंने जानकारी दी। अब बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति को दहेज के झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, जो आजकल ये भी देखने में आम है कि व्यक्ति को दहेज के झूठे मामले में फंसा दिया जाता है, और क्योंकि कानून पूरा ही महिला के पक्ष में है तो ये अवधारणा की जाती है कि ऐसा हुआ होगा। ये मान कर चला जाता है समाज में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो ये कह रहा है कि उसने दहेज नहीं लिया या दहेज नहीं मांगा, ऐसे लोग अपवादित हैं, मतलब बिल्कुल ही नहीं के बराबर हैं। और इसीलिए समाज में जो बुराई व्याप्त है, जो व्यक्ति जैसा है वो दूसरे को वैसा ही समझ रहा है। अगर झूठे मामले में किसी को फंसा दिया गया है तो क्या किया जाए? तो सबसे पहली बात तो ये कि कहीं भी अपने बयान में ये न लिखें या न कहें कि दहेज मांगा गया था या दहेज लिया गया था। जिस व्यक्ति पर दहेज मांगने या लेने का झूठा आरोप लगाया गया है उस व्यक्ति की गवाही जरूर करवाना चाहिए, और साथ ही जहां लगे वहां रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भी गवाही करवानी चाहिए, जो ये बताएं कि ना तो दहेज लिया गया ना दहेज मांगा गया। फिर पत्नी या पत्नी पक्ष की तरफ से जो बयान दिए जाते हैं उनका बड़े अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। उन बयानों में जो भी असमानताएं, कॉन्ट्राडिक्शन निकल कर आते हैं उन्हें कोर्ट के सामने रखना चाहिए। कोर्ट में गवाही के दौरान पत्नी और पत्नी पक्ष के गवाहों से सोच समझकर सवाल करना चाहिए और उनके बयानों में जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसे निकालने की कोशिश करनी चाहिए। फिर जो महिला पक्ष है उसकी तरफ से कभी भी अगर झूठे दहेज के केस की धमकी दी जाती है तो कोशिश करना चाहिए कि उसका सबूत संभाल कर रखा जाए और कोर्ट में आने वाले समय में पेश किया जाए। विवाह के समय जो लेन देन हुआ था उसकी फोटो या वीडियो भी संभाल कर रखी जानी चाहिए ताकि झूठे आरोपों से बचा जा सके। अक्सर देखा जाता है कि पति ऐसे मुकदमों में केवल अपने बचाव में ही लगा रहता है। काउंटर अटैक सबसे बढ़िया बचाव होता है। आप अपनी बात सबूतों के साथ कोर्ट के सामने रखें और जहां जरूरत पड़े वहां अपने पक्ष के लोगों की गवाही कराएं। इसके साथ ही पति के पास मानहानि का मुकदमा करने का भी विकल्प है, क्योंकि ऐसे मामलों में सबसे पहले जो खराब होता है वो है मान या इज्जत। अगर पत्नी या पत्नी पक्ष की तरफ से कोई भी व्यक्ति दहेज की बात करता है तो उस बात को गवाही के दौरान कोर्ट में उससे अवश्य स्वीकार करवाएं, क्योंकि दहेज देना भी एक अपराध है। इस दौरान कभी भी आप ये स्वीकार न करें भूल से भी कि आपने दहेज मांगा या दहेज लिया है। कई बार लोग उपहार को भी दहेज शब्द में गिन लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए महिला अपने साथ कुछ उपहार लेकर आई है तो भी बात बात में कहा जाता है ये दहेज में आया है, ये दहेज में आया है। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति पर दहेज का झूठा मामला लगाया गया है तो जिस व्यक्ति पर झूठा मामला लगाया गया है उसे दहेज शब्द से बचना चाहिए कि दहेज मांगा गया था या दहेज में सामान आया था या ये सामान लड़की दहेज में लेकर आई थी, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। उसमें उपहार शब्द पर जोर देना चाहिए। और सबसे अंतिम बात, अगर किसी के खिलाफ दहेज का झूठा मामला लगाया गया है या आशंका है कि लगाया जा सकता है तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत लें ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आम जन के लिए, आप सभी के लिए बहुत काम का है। और सबसे अंतिम मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के चमकते मस्तक पर ये जो दहेज रूपी खतरनाक कुप्रथा है
इसका जो कलंक है इसे मिटाने के लिए सभी युवाओं को आगे आना होगा और किसी भी तरह से दहेज की मांग ना तो की जानी चाहिए या दहेज देने का प्रस्ताव किसी को किया जाना चाहिए। ऐसी सभी बातों को हतोत्साहित करें, एक स्वस्थ और शानदार समाज बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है कानून को जानिए, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है और ज्ञान ही शक्ति है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत समझ में आया होगा और काम का लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।